1 अक्टूबर 2024 की रात को ईरान के शहर तबरेज, काशान, तेहरान और इस्फहान से 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर होते हैं। इन मिसाइल्स का टारगेट है इसराइल में मौजूद नेवाटिम एयरबेस, टेलनॉफ एयरबेस, टेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर और दिमोना में मौजूद इसराइली न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। सिर्फ 5 से 7 मिनट्स में ये मिसाइल्स तकरीबन 1000 मील का डिस्टेंस कवर करते हुए इसराइल में एंटर होते हैं। बहुत से मिसाइल्स इसराइली डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्शन से गिर जाते हैं, मगर तकरीबन 32 के करीब मिसाइल्स नेवाटिम एयरबेस पर गिरते हैं। 20 मिसाइल टेलनॉफ और बाकी कुछ मिसाइल्स दिमोना और टेल अवीव में गिरते हैं। इन एयरबेसेस पर इसराइल के बिलियन डॉलर्स के F-35 जेट्स खड़े हुए थे। ये अभी तक का ईरान का इसराइल पर सबसे बड़ा डायरेक्ट अटैक था और ये पहला अटैक था जिसमें ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूज किए थे। हाइपरसोनिक वो मिसाइल होते हैं जो आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज होते हैं। इनकी एवरेज स्पीड होती है 800 किलोमीटर पर मिनट। आप इसकी स्पीड का इससे अंदाजा लगाएं कि अगर अमेरिका अपनी ईस्टर्न साइड से ये मिसाइल लॉन्च करे तो वो सिर्फ 18 मिनट में चाइना पहुंच जाएगा। इन अटैक्स के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में सिचुएशन बहुत शदीद टेंस हो चुकी है। ये सारा कॉन्फ्लिक्ट जो 7 अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था अपनी पीक पर पहुंचा जब इसराइल ने हमास के लीडर इस्माइल हनिये को ईरान में टारगेट किया और फिर 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को लेबनान में ही एक एयर स्ट्राइक में असैसिनेट किया। अब चूंकि हमास और हिजबुल्लाह दोनों ईरान की प्रॉक्सी हैं, तो इट वाज ऑब्वियस कि ईरान का जवाब जरूर आएगा। लेकिन दूसरी ही तरफ इसराइल ने भी इस मामले को और बढ़ाते हुए 1 अक्टूबर को ही सदरन लेबनान पर भी अटैक कर दिया और आज जब ये वीडियो बन रही है तो इसराइली जेट्स लेबनान के कैपिटल और कभी मिडिल ईस्ट का पर्ल कहलाने वाले बैरूत पर लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट से भिड़ चुका है। एक तरफ वो गजा पर लगातार बम्बार्डमेंट कर रहा है, नॉर्दर्न साइड पर इसराइली फोर्सेस लेबनान में घुस चुकी हैं और वहां पर हिजबुल्लाह के साथ जबरदस्त लड़ाई जारी है। हालात ये हैं कि इसराइल एक दिन में एक हजार बॉम्ब से लेबनान को टारगेट कर रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर इसराइल सीरिया में भी फातिमियून ब्रिगेड पर लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। फिर अगर हम इधर सदरन अरेबिया की तरफ आएं तो यहाँ यमनी हौसियों ने रेड सी में बाबल मंदेब को चोक किया हुआ है और यहाँ से गुजरने वाली इसराइली, ब्रिटिश और अमेरिकन शिप्स को लगातार ड्रोन से टारगेट कर रहे हैं। अब ऐसे में ईरान ने इसराइल पर डायरेक्ट अटैक कर दिया है, जिसके बाद अब इसराइल और ईरान में भी डायरेक्ट लड़ाई शुरू हो चुकी है। सऊदी अरब और एमिरेट्स को छोड़कर पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त एक आग लगी हुई है और ये आग मजीद फैलने वाली है। इसराइल का अगला टारगेट अब ईरान और यमन है। सबके जहन में ये सवाल है कि इसराइल 1 अक्टूबर के ईरानी अटैक का कैसे जवाब देगा। इसराइल ईरानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करना चाहता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका इसराइल को ये कदम उठाने से रोकना चाहता है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि अगर इसराइल ईरानी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो ईरान जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा, जिसके बाद पर्शियन गल्फ से आने वाली सारी ऑयल और गैस की सप्लाई खत्म हो जाएगी और ग्लोबल ऑयल मार्केट क्रैश कर जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया की 20% ऑयल और गैस की सप्लाई इसी पॉइंट से गुजर कर आती है। ईरान पहले ही ये थ्रेट कर चुका है कि अगर उसकी ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक हुआ और अगर इस अटैक में कतर, कुवैत या यूएई किसी भी तरह इन्वॉल्व हुए तो वो पर्शियन गल्फ में मौजूद सारी ऑयल रिफाइनरीज उड़ा देगा। ईस्टर्न एशिया और यूरोप इस ऑयल पर बहुत हैवीली डिपेंडेंट है और ये सप्लाई लाइन अगर चोक हुई तो ये इकोनॉमीज कोलैप्स कर सकती हैं। अमेरिका की इसराइल को रोकने की दूसरी वजह पॉलिटिकल है। असल में अमेरिका में इलेक्शन सर पर खड़े हैं और डेमोक्रेट्स ये नहीं चाहते कि इसराइल कोई भी अटैक करे, क्योंकि फिर अमेरिका को भी इस वॉर में डायरेक्टली शामिल होना पड़ेगा और इसका इलेक्शंस में डेमोक्रेट्स पर बुरा असर पड़ सकता है, बिकॉज फिर उनके हाथ से सारे अरब और मुस्लिम वोट निकल जाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ अगर अमेरिका इस वॉर में शामिल नहीं होता तो ज्यूइश और प्रो इसराइल वोटर्स कमाला हैरिस को वोट नहीं देंगे। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ओपनली नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहा है और उसे पुश कर रहा है कि वो खुलकर ईरान पर अटैक करे और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इसराइल की मदद करे। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट बुरी तरह फंस चुके हैं और वो नेतन्याहू से कुछ नाराज भी लग रहे हैं। लास्ट वीक जब जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या आपके दोस्त नेतन्याहू अमेरिकी इलेक्शन से खेल रहे हैं और क्या वो पीस डील इसलिए नहीं होने दे रहे कि इससे तो डेमोक्रेट्स यानी आपकी पार्टी को फायदा पहुंचेगा, इसके जवाब में जो बाइडेन ने बड़ी बेजारी से कहा कि मुझे नहीं पता नेतन्याहू क्या कर रहा है। उसे याद रखना चाहिए कि जितना मैंने 1 साल में इसराइल के लिए किया है कभी किसी ने नहीं किया। तो इससे बड़ा ऑब्वियस नजर आ रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकी
अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ये फील करती है कि नेतन्याहू ने उन्हें यूज किया है और अभी वो इसराइल के सामने बिल्कुल हेल्पलेस हो चुके हैं। अभी तक तो यही नजर आ रहा है कि इसराइल ईरान पर अमेरिकन इलेक्शन से पहले जरूर अटैक करेगा ताकि वो अमेरिका को भी डायरेक्टली इस आग में खींच सके। और जब अमेरिका इस आग में कूदेगा तो जाहिर है चाइना और रशिया को भी साइड लेना पड़ेगी और फिर ये जंग सिर्फ दो कंट्रीज की वॉर नहीं बल्कि एक रीजनल वॉर बन जाएगी जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। अभी तक इसराइल को जिस चीज ने रोका हुआ है वो ईरान की यही मिसाइल कैपेबिलिटी है जिसका ट्रेलर उसने 1 अक्टूबर को दिखाया था। फिर 5 अक्टूबर 2024 को एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि ईरान में रात के करीबन 11 बजे 4.6 मैग्नीट्यूड का जलजला आया। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर सेमनान था। फिर कुछ ही मिनट्स बाद इसराइल में भी लो इंटेंसिटी के शॉक्स महसूस किए गए। इसके बाद हर तरफ ये रूमर्स फैल गई कि ईरान ने सेमनान में न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं बिकॉज साइस्मिक फोरकास्ट में इस जलजले की कहीं प्रिडिक्शन नहीं थी। ईरान की तरफ से अभी तक इस न्यूज को डिनाई या एक्सेप्ट नहीं किया गया बट इट लुक्स लाइक कि ईरान हैज एन अपर हैंड। एक तरफ इतनी प्रिसीजन से मिसाइल अटैक्स जिन्होंने इसराइल का अनडिफीटेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम पेनिट्रेट कर दिया और फिर अब ये न्यूक्लियर टेस्ट्स, इन दोनों चीजों ने इसराइल को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है बिकॉज इन चंद मिसाइल्स ने इसराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहले तो इन एयर बेसिस पर बिलियन डॉलर्स के जेट्स खड़े थे। फिर इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए जो एरो मिसाइल्स इसराइली डिफेंस सिस्टम ने मारे उस एक मिसाइल की कॉस्ट 2.5 मिलियन डॉलर्स थी। इसी तरह डेविड स्लिंग के जरिए एक मिसाइल गिराने की कॉस्ट 1 मिलियन डॉलर है और आयरन डोम के जरिए एक मिसाइल गिराने की कॉस्ट 20,000 से 1 लाख डॉलर्स तक है। जबकि इसके कंपैरिजन में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की कॉस्ट सिर्फ 2 लाख डॉलर है जबकि ईरानी ड्रोन सिर्फ 2000 से 5000 डॉलर्स के हैं। तो ईरान ने तकरीबन 200 मिलियन डॉलर्स खर्च करके इसराइल का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया है। अब आते हैं यमन की तरफ। यमन में ईरान बैक्ड हौसियों का कंट्रोल है और जब से इसराइल ने गजा पर अटैक शुरू किया यमनी हौसियों ने उधर रेड सी से गुजरने वाले इसराइली और अमेरिकन कंटेनर शिप्स को ड्रोन से टारगेट करना शुरू कर दिया जिसके जवाब में फिर अमेरिकन और ब्रिटिश नेवी ने यमन पर एयर स्ट्राइक्स की जो आज की डेट तक चल रही हैं। लेकिन मसला ये है कि जब भी अमेरिका या उसके एलाइज यमन पर एयर स्ट्राइक्स करते हैं तो अगले ही दिन यमन किसी न किसी कंटेनर शिप को टारगेट कर देता है जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। सितंबर 2024 से पहले तक तो ये लड़ाई बड़े कंट्रोल तरीके से चल रही थी लेकिन फिर 17 सितंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसने इसराइल और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी। यमनी हौसियों ने इसराइल के कैपिटल तेल अवीव के एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक मिसाइल मारा जिससे एयरपोर्ट के आसपास काफी नुकसान हुआ। अब यमन और इसराइल के बीच तकरीबन 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हाइपरसोनिक मिसाइल ने ये डिस्टेंस सिर्फ चंद मिनटों में तय किया था। कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यमन के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगे। तो एक चीज बड़ी क्लियर थी कि ईरान से मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत स्मूथली यमन ट्रांसफर हो रही है और इसीलिए इसराइल के लिए हिजबुल्ला और हमास से ज्यादा बड़ा खतरा शायद यमन है क्योंकि वो दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड चोक पॉइंट भी कंट्रोल करता है। अब यमन के पास कितने हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये एक ग्रे एरिया है जिसका किसी के पास आंसर नहीं। मिडिल ईस्ट की इस ग्रेट वॉर में एक आखिरी सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब, यूएई और कतर भी इस वॉर में शामिल होंगे। अभी तक सऊदी अरब और यूएई इस वॉर में न्यूट्रल है और इसकी एक डीप पॉलिटिकल वजह ये भी है कि यमनी हौसी, हिजबुल्ला और हमास तीनों शिया मिलिट्री ग्रुप हैं और ईरान बैक्ड हैं। तो सऊदी अरब और यूएई इन तीनों ग्रुप्स को अपने लिए भी खतरा समझते हैं। इसीलिए उन्होंने अभी तक खुलकर इसराइल को यमन और हिजबुल्ला के खिलाफ ऑपरेशन पर कंडेम नहीं किया। बट थिंग्स कैन चेंज ड्रास्टिकली। अगर इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स और ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाता है तो ईरान जवाब में जो करेगा उससे ये आग सारे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी। पर मिडिल ईस्ट में ये वॉर्स क्यों और कैसे शुरू हुई, इस पर हमने ये बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई थी और इस सवाल का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जवाब दिया था कि मिडिल ईस्ट में हर वक्त वॉर क्यों रहती है। इस वक्त सारा फोकस इसराइल के जवाब और अमेरिकन इलेक्शन पर है। हमें लगता है कि इसराइल इलेक्शन से पहले इस लड़ाई को बढ़ावा जरूर देगा और फिर ईरान इसराइल की ये लड़ाई एक रीजनल लड़ाई बन जाएगी जिसमें बाकी वर्ल्ड पावर्स को भी शामिल होना पड़ेगा। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर द वर्ल्ड एट द मोमेंट। दुआ तो यही है कि दुनिया अमन की तरफ बढ़े। जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप होती जाएगी हम मिडिल ईस्ट पर और वीडियोस भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।